नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के शो मेरी कलम में। और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरी कलम में हम बात करते हैं आध्यात्मिक लेखकों के बारे में। उनको अपने शो पर बुलाकर उनकी बुक्स के बारे में चर्चा करते हैं, उनकी बुक्स से इंसाइट्स लेकर के आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि आप और हम अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस कर पाएँ और इसके साथ ही साथ अपने जीवन को बहुत ही खूबसूरत राह पर ले जा पाएँ। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं अतुल कुमार मेहरा जी। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, ये साइकोथेरेपिस्ट हैं और इसके साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत खूबसूरत बुक लिखी है, द अनसीन विजडम ऑफ द अनबॉर्न। तो आइए स्वागत करते हैं अतुल मेहरा जी का, जानते हैं उनसे उन्हीं की किताब द अनसीन विजडम ऑफ द अनबॉर्न के बारे में और जानते हैं किस तरह से ये बुक हमें प्रेरित कर सकती है और इस किताब में हमारे लिए क्या कुछ है। आइए स्वागत करते हैं अतुल कुमार मेहरा जी का। अतुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और जैसा आप कह रही थी, ये जुनून किताब लिखने में एक बहुत लंबी यात्रा मैंने की है, जिसमें बचपन से मेरे अंदर ये एक जैसे वो बीज आया था, उत्पन्न हुआ था। तो बाद में जो क्यूरियोसिटी थी वो इस किताब के ऊपर मेरे को लेके चली गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। जी, तो अतुल, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो बुक है द अनसीन विजडम ऑफ द अनबॉर्न, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, थोड़े से इसके इंसाइट्स हमारे साथ शेयर कीजिए। 9 साल का था तो मुझे पता है, मेरी मम्मी जो थी प्रेग्नेंट थी मेरे छोटे भाई से। सो मेरी दादी, उसको मैंने सुना एक बार मेरी दादी कह रही थी, बेटा तू जो है गलत गलत बातें मत करियो, वो पिक्चरें मत देखियो, गुस्सा मत होइयो, उससे बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी वहां पे आ गई, कैसे बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा, बच्चा तो अभी पैदा नहीं हुआ। तो जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो फिर मैंने वो अपने, जब वो भगवत गीता के अंदर अभिमन्यु जो है, जो मतलब सुनता है माँ के पेट में, तो वो जो तोड़ता है उसको चक्रव्यूह को, तो उससे मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ी। फिर धीरे धीरे मेरी जिंदगी में इंटीग्रेटिव थेरेपी ऑफ इन डेप्थ साइकोलॉजी आई जर्मनी से। तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे को अपना लाइसेंस लेने के लिए होल लाइफ थेरेपी प्रोसेस में जाना पड़ता है। मतलब एक आदमी अगर 29 साल का है, 30 साल का है, तो उसको मिनिमम 30 सेशंस चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, हम एक सेशन करते हैं एक हफ्ते में 1 घंटे का बैकवर्ड्स। इसका मतलब 30, 29, 28, 10, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और माँ के पेट में 9, 3, 2, 1, 0 ईयर पे थेरेपी फिनिश होती है। एक वीकली सेशन होता है 1 घंटे का, 1 साल का। और उसमें सारा जो है, हम उसमें जैसे स्क्रूटनी करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं। तो मैं वहां पे उसमें निकला, तो मैंने जो पहले जो मेरी क्यूरियोसिटी थी, जो मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी और जो मैंने सीखा था वो भगवद गीता के बारे में, तो वो बहुत जैसे सच हो गया। मैंने महसूस किया कैसे मेरे पिता ने जो मेरे को फील किया जब मैं माँ के पेट में था, कि मैं जो है एक वांटेड चाइल्ड था। मैंने पता लगा कैसे मेरी माँ को जो है एंजाइटी मुझे अपनी मम्मी से मिली, और कैसे मैंने उसको आगे जिंदगी में यूज किया उस एंजाइटी को। उसके बाद मैंने तब से लेकर करीबन 27,000 से ज्यादा सेशन किए हैं हजारों लोगों के साथ डिफरेंट कंट्रीज में, जिसमें मैंने सिंपल एंजाइटी से लेकर साइकोसिस और उसके बीच में जो भी है इन बिटवीन, उन सब लोगों से मैंने डील किया है। करीबन 90% से ज़्यादा जो है मेरा सक्सेस रेट रहा है। और उसमें एक डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ ट्यूमर, जिसका बेस भी जो था माँ के पेट में था, तो उससे मेरे को इतनी उससे इतना अनुभव मिला। तो मैंने कहा मैं उस अनुभव को क्यों ना किताब में डाल दूं। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे मैंने लिखना शुरू किया, और एक के बाद एक चैप्टर बनते गए, और आज वो एक किताब जो है अमेज़न पे इंटरनेशनल बेस्ट सेलर के में आई है, द अनसीन विजडम ऑफ द अनबॉर्न। अतुल, अभी आपने जिक्र किया कि
आपको अपनी माता के वॉर्म में ही पता था कि आप वांटेड चाइल्ड हैं, आपके पिता की फीलिंग्स के द्वारा आपको पता था, तो ये क्या संभव है और ये कैसे संभव है कि हमें अपनी माता के वॉर्म में ही पता हो कि हम वांटेड चाइल्ड हैं या अनवांटेड चाइल्ड हैं? ये एक बहुत सिंपल सी बात है कि हमें ये पता है कि आत्मा जो है वो अनुभव लेने के लिए आ रही है। हालांकि हमारा माइंड जो है, जो एनालिटिकल माइंड है, वो डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन जो अनुभव हैं उस पर स्टोर हो जाते हैं, उस पर रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो हम जो भी हमने, क्योंकि एक जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर भी अवेयरनेस है, उसे पता है कि मैं जो है मुझे कहीं पर पहुंचना है। तो अब जब शुक्राणु जो है, जब वो चलता है वहां से, तो वो उसको पता होता है, क्योंकि उसके जो पिता के जो सारे भाव हैं, जो पिता के जो सारे सेंटिमेंट्स हैं, जो इमोशंस हैं, उसके ऊपर इम्प्रिंट हुए हैं, छपे हुए हैं। तो वो उस इंफॉर्मेशन के साथ जा रहा है कि मैं एक्सेप्टेड चाइल्ड हूं या नहीं हूं। क्योंकि मान लो मम्मी और डैडी जो हैं वो प्यार कर रहे हैं, क्योंकि पापा को डर है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट हो और मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो। तो इसका मतलब जो शुक्राणु जाएगा वो उस डर के साथ जाएगा कि मैं जो है अनएक्सेप्टेड चाइल्ड हूं। तो वहीं से उसके ऊपर जो है एक हीन भावना आनी शुरू हो जाएगी। और अगर वो उसको अप्रोच ओवम, जो कि एग है, उससे भी मिलती है, तब डेफिनेटली वो जो है उसके अंदर जो अनवांटेड चाइल्ड का जो भाव है वो जो है बहुत पक्का हो जाता है। इसलिए जो सेंटिमेंट्स होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है वो कंसेप्शन से शुरू नहीं होती, वो शुक्राणु से शुरू नहीं होती, वो शुरू होती है जब पहला भाव माँ या पिता के अंदर आता है कि हमने जो है बच्चे को पैदा करना है, हमने जो है बच्चे को बच्चा क्रिएट करना है या बेबी करना है। तब जो है प्रेगनेंसी शुरू होती है। उस टाइम हर तरह के भाव जो हैं कि अगर लड़का होगा, लड़की होगी, उसकी आंखें पीली होंगी या ब्राउन होंगी, उसका प्रोफेशन क्या होगा, वो सारी चीजें उसके बाद इम्पैक्ट करना शुरू कर जाती हैं। तो सेल्स जो है इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देते हैं। अब अगर बच्चा माँ बाप की उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता है तो वो अपने आप को एक्सेप्टेड चाइल्ड मानता है। नहीं तो वही चीज जो है आगे जाके उसकी जिंदगी में कई जो है एंग्जाइटीज, डिप्रेशन और दूसरी तरह की बीमारियां पैदा करती है, जिससे कि उसकी जिंदगी जो है बहुत खराब हो जाती है। और ना मानसिक लेकिन शारीरिक जो है उसकी जिंदगी, उसके अंदर भी उसको काफी वो उसको पता लगता है कि भाई मैं ठीक नहीं हूँ। यहाँ वो हर चीज करता है, वो बहुत ज्यादा सक्सेस ले सकता है, बहुत ज्यादा उसको सफलता मिल सकती है, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन रहता है, एक ब्लैक होल रहता है, और वो जो करता है वो उसको कम लगता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है माँ बाप का अनकंडीशनल प्यार। अतुल, आपने अपनी कमाल की विजडम हमारे साथ शेयर की है। हमने इससे समझा कि किस तरह से हम लोग जो सोल प्लान की बात करते हैं, सोल प्लान हमारा वैसे होता है और इसके साथ ही साथ हमारा वॉर्म में ही हमारे पूरा प्लान हमारा रहता है। हमें पता होता है कि हम वांटेड हैं, अनवांटेड हैं, और किस तरह से हम अपने माता और पिता की फीलिंग्स को लेकर ही हम पैदा होते हैं। तो अतुल, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने हमारे साथ अपना विजडम शेयर किया, तो आप इससे साफ साफ झलकता है कि आप काफ़ी शुरू से ही काफ़ी आध्यात्मिक हैं। आपने शुरू में शेयर किया कि आपकी दादी माँ आपकी माताजी को बोलती थी कि इस तरह की मूवीज़ नहीं देखनी है या इस तरह की सॉन्ग्स नहीं सुन रहे हैं, जो भी है, कि जिससे कि आपके वॉर्म में जो बच्चा है उस पर इम्पैक्ट रहेगा। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों के साथ साथ इन सब चीज़ों को समझने के लिए मेडिटेशन का क्या आपके जीवन में रोल रहा? मैं 4 साल का था जब मेरे पिताजी ने मेरे को मेडिटेशन करना सिखाया। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज से शुरू हुआ था। तो उसके बाद मुझे याद है कि मैंने हर तरह के बुलीज जो हैं अपने ऊपर इनवाइट किए। मैं पूरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि उन्होंने मेरे को, मैं विक्टिम नहीं था, मैंने उसको अट्रैक्ट किया। क्योंकि जब मैंने अपने बारे में जाना तो मुझे पता लगा वो कैसी चीजें छुपी हुई थी मेरे अंदर, जिससे मैं उन घटनाओं को, उन एक्सपीरियंस को, उन अनुभवों को अट्रैक्ट कर रहा था। तब मुझे पता लगा कि मैं मेंटल पेन और फिजिकल पेन में सेपरेट कर सकता हूं। तब मुझे माइंड की पावर पता लगी। और ऑफ कोर्स मेडिटेशन जो है बहुत मदद करता है, लेकिन अब जब तक आप अपने अचेतन मन को चेतन में नहीं लेके आओगे, वो द्वंद्व जो है, वो लड़ाई जो है, वो संघर्ष जो है, वो स्ट्रगल जो है चलता रहेगा।
और आदमी अपनी सारी जिंदगी जो है स्ट्रगल्स में जीता है। अब आप देखो जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं, मैं किसी के बारे में वो नहीं कह रहा, हर टेक्निक अपनी जगह पे अच्छी है, लेकिन हर गुरु यही बताता है कि इस चीज को, ये चीज जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, इसको दबाने के लिए ये करो। ये बात ठीक है, पहले 2-3 स्टेप आप कर सकते हो, लेकिन जो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां स्टेप होना चाहिए, वो होना चाहिए कि उस बात की जड़ में जाया जाए, जड़ नहीं बीज में जाया जाए, और पता लगे क्या चीज है मेरे अंदर जो मेरे को मजबूर कर रही है कि मैं ऐसा फील करूं। तो अगर आप उस बीज को, उस इंफॉर्मेशन को, उसको सॉल्व कर देते हो, तब आप 24/7 मेडिटेशन में आ जाते हो। तब आपको हंसने की, प्रसन्नता की के लिए कोई उपाय नहीं करना पड़ता, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। वो आपका एक नेचुरल ट्रेट, वो एक आपका जो है एक प्राकृतिक गुण बन जाता है कि आप 24/7 मेडिटेशन में रहते हो। तो मेडिटेशन हेल्प्स। डिवाइडेड मेडिटेशन मत करो, वो मेडिटेशन करो जो आपको एकता में लेके आए। आप अपने आप को टुकड़ों में, हिस्सों में प्यार नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी दाईं जो बाजू है वो मेरी बाईं टांग से ज्यादा अच्छी है। ठीक है, आप पूरे हो, तो आप भी जो भी आप करते हो, जो भी आप अनुभव करते हो, जो भी आप सोचते हो, वो आपको एकता की तरफ लेके जाता है। इसलिए जितने भी ऋणात्मक विचार हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको एक बनाने के लिए। जो भी चीज एकता के खिलाफ चाहती है, आपकी अपनी अंदरूनी एकता के खिलाफ चाहती है, वो संघर्ष पैदा करती है। इसलिए आपने अपने आप को समझना है। मेडिटेशन आपने करना है, लेकिन मेडिटेशन के बाद जाके चेतना, अचेतन मन को चेतना में लेके आना है। तभी आप जो है 100% वहां पे जा सकेंगे, नहीं तो आपकी जिंदगी एक संघर्ष बन के रह जाएगी। और यही चीज जो शुरू होती है माँ के पेट से शुरू होती है। जब हम थेरेपी करते हैं तो तो मान लो जैसे हमने कमीज हो गई, उसके कमीज के बटन हो गए, ठीक है, तो आपने एक पहला काज में पहला गलत बटन डाल दिया, आपको पता नहीं लगता जब तक आप आखिरी काज तक नहीं पहुंचते जी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वो जो है हमारी प्रेजेंट एज है, पता लगता है कि हमारी प्रेजेंट जो जिंदगी है वो ठीक नहीं है, उसमें बहुत संघर्ष है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, मानसिक परेशानियां हैं, दुख है, चिंताएं हैं। तो इसका मतलब कुछ हो रहा है, पीछे कुछ हो रहा है। तो हम उस बटनों को खोलते हैं एक एक करके, धीरे धीरे धीरे। और जो लास्ट बटन होता है वो माँ का पेट होता है। उसके बाद जैसे मतलब कमीज के नीचे आदमी नंगा होता है, ऐसे ही माँ के पेट में कोई मास्क नहीं होता। बंदा जो है अपने जो उसका सच जो ट्रू सेल्फ है, जो उसका सच मैं है, उससे वो जाके मिलता है। और वहां से उसके बाद जो है एक नई जिंदगी शुरू होती है। इस लाइक मैंने आपको माँ के पेट में फिर से थेरेपी के थ्रू कंसीव करके छोड़ दिया है, और 9 महीने के बाद आप फिर से जन्म लोगे। तो वो जो प्रोसेस है ना, वो बहुत जबरदस्त प्रोसेस है। उससे आदमी अपने आप को 60, 70, 80% तक जा सकता है। और जो आदमी 30 साल का मेडिटेशन किया है, मैंने करीबन 24 साल ऑन एंड ऑफ मेडिटेशन किया, उसने मेरे को इतना नहीं दिया जो मेरे को इस 2 साल की थेरेपी ने दे दिया अपने बारे में जानने के लिए। तो अगर तो वो जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है माँ के पेट के, वही आपकी सारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। अब मान लो एक माँ जो है, उसको जब वो गर्भवती थी, उसका 9 महीने पेट में बच्चा था, उसको बहुत दुख हुआ, उसको बहुत पेन हुआ, उसको रिजेक्शन मिला, उसको बहुत परेशानियां मिली। अब बच्चा वही फील करता है जो माँ फील करती है, क्योंकि माँ वो फील कर रही है, बच्चा वो फील कर रहा है। अब जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, ठीक है, तो साइकाइट्रिस्ट जो है उनको डर लगता है बॉर्डर लाइन जो लोग हैं उनसे वो करने में, क्योंकि जितने केओस होते हैं, जितनी परेशानियां होती हैं, जितने दुख होते हैं, जितनी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, वो उतना ही सिक्योर फील करते हैं। सो दैट्स व्हाई डिसफंक्शनल फैमिली, अगर मतलब उनके लिए एक नेचुरल चीज बन जाती है, और वो नेचुरल चीज जो है, वो जो जिंदगी के अनुभव के लिए जो आए हैं, उस चीज से वो रुक जाती है, उससे हट जाती है। इसलिए मेडिटेशन अच्छा है पहले 3-4 स्टेप के लिए, लेकिन उसके बाद आपने शुरू किया है तो आपको हर चीज तक एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जितने आप गहराई में जाओगे उतने आपको मोती मिलेंगे।
बिल्कुल अतुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जितनी हम गहराई में जाते हैं समुद्र में उतने ही हमें मोती मिल पाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब मैंने आपकी बुक को देखा, बुक को पढ़ा, गहराई से देखा, तो वहाँ पर एक चैप्टर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। वैसे सभी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक के बारे में मुझे ऐसा लगा मुझे आपसे बात ज़रूर करनी चाहिए, जानना चाहिए, जो कि है 18 सेंसेस। अभी तक हम लोगों ने सुना है 6 सेंसेस के बारे में बात की है, इन्हीं के बारे में जाना है। तो ये 18 सेंसेस क्या हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। वैसे तो पता है हमारे को 5 इंद्रियां, लेकिन रुडोल्फ स्टाइनर ने 7 और बताई, और उसके बाद मैंने जो है 6 और मिली। तो मैं एक इंद्रिय के बाद 2 इंद्रियों के बारे में बात करूंगा। सो मान लो जब पहली बार स्पर्म अपने आप को फील करता है, ठीक है, वो एग्जिस्टेंस में आता है, कि उसको पता लगता है कि मैं हूं, क्योंकि किसी ने कहा है व्हेन आई थिंक आई एग्जिस्ट। मैं उस बात से एग्री नहीं हूं। जब मैं अपने आप को फील करता हूं तब मैं एग्जिस्टेंस में आता हूं। मैंने आपको फील किया तो तब वो एग्जिस्टेंस में आता है, तब उसे उसको जागरूकता होती है कि मैं हूं। तब सेंस ऑफ फीलिंग आ गई, पहली सेंस जो होती है जिंदगी में। और दूसरी सेंस जो होती है वो हो जाती है सेंस ऑफ अवेयरनेस। उसको ये पता लग गया कि मैं जो है एग्जिस्ट करता हूं। अब तो ये तो है, वहां से सेंस का सिलसिला शुरू होता है। एक मैं और सेंस की बात करूंगा, जो जब पहली बार मान लो जब मां का खून बच्चे को टच करता है तो बच्चा सेंस ऑफ वार्मथ जो है डेवलप करता है, जिसे दूसरी सेंस में प्यार कहते हैं। इसलिए जो खून है वो इवन क्या कहते हैं, कैथोलिक रिलीजन के अंदर जीसस क्राइस्ट ब्लड इज वाइन को के साथ जो है वो किया गया है, ठीक है। अब मान लो माँ जो है जब चलती है तो बच्चा मूव होता है, राइट लेफ्ट, माँ चलती है, तो वो सेंस ऑफ बैलेंस जो है क्रिएट करता है। अब अगर आप जो लोग शराब पीते हैं, तो शराब पी के बंदा क्या होता है, वो अनबैलेंस हो जाता है। तो वो जो है सेंस ऑफ बैलेंस कनेक्टेड है, सिंबलिज्म उसका कनेक्टेड है उन लोगों के साथ जो शराब पीते हैं और अनबैलेंस होना चाहते हैं। तो ऐसे ही हमारी जो है डिफरेंट 18 सेंसेस हैं, ठीक है, जिसको कि हम हर वक्त अपनी जिंदगी में यूज करते हैं। 18 नहीं है, 18 से ज्यादा हैं, लेकिन उस टाइम जो है मेरे को 18 मिली थी उस किताब को पूरा करने के लिए। अगर मैं लिखता तो और 20-25 पेज हो जाते, तो वो जो 18 जो है मैंने उसको लिमिट में किया है। तो इसलिए क्योंकि देखो ना, हम जो है अब सेंस ऑफ बैलेंस, सेंस ऑफ फ्रीडम, सफलता, अब सेंस ऑफ मूवमेंट। अब देखो, सीधे खड़े होना और सीधे चलना, वो जो है सेंस ऑफ सेल्फ है, ठीक है। इसीलिए जो है जो लेटर, जो हमारी जो स्पाइन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो उसका सिंबलिज्म सेल्फ है, मैं हूं, ठीक है। इसलिए लेटर आई इन इंग्लिश में एक स्ट्रेट लाइन है। स्पेनिश के अंदर वाई लेटर सेम आई है, उसका मतलब यो मींस आई, वो सेम आई है, लेकिन उसने 2 हाथ जो हैं स्वर्ग की तरफ उठाए हुए हैं। अब आई और वाई शेल्डियन न्यूमरोलॉजी के अंदर सेम न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो है 1 है। फिर से वो एक सीधी लाइन है, और 1 जो है वो भगवान का नंबर है, सूरज का नंबर है, या बिगनिंग है। तो क्या है, अगर आप क्रॉस देखो, क्रॉस जो है जीसस क्राइस्ट के टाइम से नहीं आया, उससे पहले बहुत टाइम पहले गणेशा में, स्वस्तिका में वो क्रॉस था। सो हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ क्रॉस वो बताता है जब आदमी जो है एक जानवर की तरह चलता था, तो वो जो है बताता है पास्ट और फ्यूचर टाइमलाइन, ठीक है। और वर्टिकल पार्ट ऑफ द क्रॉस जब आदमी खड़ा हुआ और सीधा चलना शुरू हो गया, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, और जिसके बारे में पहले जो मैं आई के बारे में बता चुका हूं या मैं के बारे में बता चुका हूं। तो इसलिए हमारी जो जिंदगी है वो सिंबलिज्म से जुड़ी हुई है। अगर सिंबलिज्म नहीं है, अगर वो सिंबलिज्म करेक्टली नहीं हमारी जिंदगी में आया है, तो वो सिंबलिज्म, तो हमारी जो बॉडी है वो एक बीमारी ला के हमारे को बताती है कि आपकी जिंदगी में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। तो अगर हम उस सिंबलिज्म को ठीक कर देते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर वो पावर है, वो किसी भी तरह की बीमारी को ठीक कर सकती है। जैसे कि मैंने अपनी किताब में लिखा है कि कैसे एक मेरी पेशेंट ने अपना ट्यूमर ठीक किया, उसका बेस जो है माँ के पेट में था। तो इसलिए हर
चीजें जो हैं, इंद्रियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सेंस ऑफ बैलेंस, सेंस ऑफ फ्रीडम, सेंस ऑफ सेल्फ, सेंस ऑफ मूवमेंट, sense of awareness, sense of transformation, sense of awareness, sense of purpose. So all these senses जो हैं हमारी जिंदगी में हमारे को वो कर रही हैं. जितना हम उनके बारे में जानते हैं, अब सेंस ऑफ मूवमेंट, उन लोगों को जो पैरालिसिस हो जाता है, उनकी जिंदगी में मूवमेंट नहीं है, तो सेंस ऑफ मूवमेंट वी नीड टू क्रिएट फ्रॉम देयर. हम वहां से जो है, हमने ऐसी जगह उस सेंस के ऊपर काम करना है, पता करना है कि क्या चीज है हमारे दिल, हमारी बॉडी के अंदर जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने दे रही. तो जैसे कि आपने बताया कि हमें जो परेशानियां, जो चैलेंजेस हमारे जीवन में आते हैं, वो लगभग हम सभी अपने माता के वॉर्म से लेकर आते हैं. वहाँ पर जो हमने फील किया होता है, कहीं ना कहीं वो सभी चैलेंजेस हमारे जीवन में हमको बाद में आते हैं, जब हम अपनी माता से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं उस ड्यूरेशन में. तो अतुल, आपने बहुत अच्छी हमारे साथ जानकारी ये शेयर की. अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस जर्नी में जो माता के वॉर्म में रहने की जो जर्नी होती है, उस जर्नी में एक पिता का कितना रोल होता है? मैंने एक बार कहीं पर पढ़ा था, उन्होंने कहा कि पिता इज अ सोशल ऑब्लिगेशन विच वी हैव टू कैरी. मैं उस बात से सहमत नहीं हूं. पिता का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जितना ही माँ का रोल है. अब देखो ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ठीक है. एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो एक, तुम्हारे 3 सिंबल हैं. एक है अर्काइक सिंबल, उसको आप आर्केटाइप कहते हो, लेकिन मैं उसे अर्काइक कहता हूं. ग्रुप सिंबल एंड इंडिविजुअल सिंबल, ठीक है. अब मान लो एक अर्काइक सिंबल क्रिश्चियन सोसाइटी के अंदर, जो फादर का जो सिंबल है वो जीसस क्राइस्ट का है, ठीक है. वो बहुत उच्च किस्म के पिता हैं, सबसे प्यार करते हैं, सबको माफ कर देते हैं, सबको जो है ब्लेसिंग देते हैं, ठीक है. चांस देते हैं, बंदा गलतियां करे, सीखे और बढ़े. अनकंडीशनल लव है, कंडीशंस नहीं है प्यार करने के लिए, क्योंकि अनकंडीशनल, यू नीड टू अंडरस्टैंड कंडीशंस टू लव अनकंडीशनली. अगर आपको कंडीशंस का नहीं पता है, तब आप अनकंडीशनली प्यार नहीं कर सकते, ठीक है. अब मान लो क्रिश्चियन सोसाइटी में एक जो फादर का जो सिंबल है, वो फादर जो है, पिता जो है, बाहर जाता है, काम करता है, पैसे घर लेके आता है, बच्चों को प्यार देता है, सुरक्षा देता है, बच्चों को पढ़ाई देता है, बच्चों को शिक्षा देता है, एजुकेशन देता है, इंस्पायरेशन देता है, ठीक है. तो ये हो गया ग्रुप सिंबल. अब मान लो इंडिविजुअल सिंबल ऑफ अ पेशेंट, एक आदमी, एक मरीज का इंडिविजुअल सिंबल उसका फादर का, कि उसका पिता जो है बहुत बुरा था, उसने उसको मारा, पीटा और उसको घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है. अब इंडिविजुअल सिंबल ग्रुप सिंबल के साथ अकॉर्डेंस में नहीं है, कनेक्शन में नहीं है, एंड वर्स विद अर्काइक सिंबल. तो तीनों सिंबल जो है करेक्ट नहीं है, तो वो एक डिजीज है. तो वो जो डिजीज जो है, अब जो एक डिजीज है, वो यहाँ तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो सकता है, जिसमें आप शराब पीते हो, दारू पीते हो, अपने आप को बर्बाद कर सकते हो, या वो एग्रेशन हो सकता है, आप जाके दूसरे लोगों को मारते हो. तो डिपेंड करता है कैसे एनर्जी जो है मैनिफेस्ट हुई है. तो उसमें फादर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, माँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाप भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक पैर से नहीं चल सकते, आपको 2 पैरों से चलना चाहिए. तो इसलिए हमारे को अपनी फेमिनिन एनर्जी, हमारा हमारी थेरेपी के अंदर एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है. जब हम 6 साल के अंदर पहुंचते हैं, तब हम डुअलिटी को अपने अंदर लेके आते हैं. तो वो कहते हैं कि आप एक पर्सोनिफिकेशन करो अपनी पॉजिटिव साइड का और अपनी नेगेटिव साइड का. तो जब मैं 6 साल अपनी क्रोनोलॉजिकल एज में पहुंचा, तो मेरी राइट साइड, जब मैंने पॉजिटिव साइड को मैंने पर्सोनिफिकेशन किया, वो एक बहुत सफेद रंग के, गोरे चिट्टे तेजस्वी सरदार जी हैं. और मेरी जो नेगेटिव साइड है, लेफ्ट साइड है, वो एक चुड़ैल है, वो एक कंकाल है. ऐसे मैंने पर्सोनिफिकेशन किया, जो कि मेरे को प्रोटेक्ट करती है. तो उन दोनों के अंदर जब अब जो है संबंध रहता है, लड़ाई नहीं होती, वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, विचार करते हैं और एक अच्छे रिजल्ट्स को लेके आते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे दुख नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो है हर चीजों से वो हो गया हूं. नहीं, मैंने इसके द्वारा मैंने जो नेचर है उसको और अपनाया है. अगर मेरे को गुस्सा आता है, तो साथ में विचार आता है कि ये गुस्सा कहाँ से आ रहा है, किस लिए आ रहा है.
मैं भी गुस्सा होता हूँ, रोता हूँ, हंसता हूँ, चिल्लाता हूँ, दुख फील करता हूँ, पूरी क्षमता के साथ। लड़ता नहीं हूं कि मुझे दुख नहीं फील करना। अगर दुख है तो उसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। एक्सेप्ट करने के बाद मुझे उसका पता लगता है, ओके तुम कहां से आ रहे हो, मैं उससे बात करता हूं, उससे मैं कन्वर्स करता हूं, और फिर मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, उसको रिकॉग्निशन में लेके आता हूं। तब मैं एक होके आगे बढ़ जाता हूं। एक अपने आप को जानने का मतलब ये है कि आप कितना अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं दुख के साथ, कितना अपने आप को एक कर सकते हैं दुख के साथ और खुशी के साथ। तो अतुल, कुल मिलाकर बात यह है कि एकत्व के भाव में रहना ज़रूरी है। एकत्व मतलब यूनिटी। यूनिटी में हमें रहना है, हमें अपने विचारों के साथ भी यूनिटी में रहना है। अगर हमें कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, हमें दोनों को बैलेंस करना है। और ये नहीं समझना कि नेगेटिव थॉट्स हैं तो वो मेरे नहीं हैं। हाँ, वो भी मेरे हैं, एक्सेप्ट उन्हें भी करना है, एक्सेप्ट अच्छे विचारों को भी करना है। तो ये जो यूनिटी है, ये जो बैलेंस है, ये बनाकर रखना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल। एक मैं बात में कहना चाहूँगा, लाइफ इज नॉट अबाउट बैलेंस, बैलेंस इज अबाउट लाइफ। जब आप अपनी जिंदगी जीना शुरू करते हो तो बैलेंस अपने आप आ जाता है, क्योंकि हमारी जिंदगी में है पहले है फिर हूं। अगर मेरे पास ये है, अच्छा कैरियर है, अच्छी वाइफ है, अच्छा पैसा है, तो मुझे हक है जीने का। एक भी चीज मिसिंग है, मैं पूरा नहीं हूं। तो इट शुड बी पहले हूं फिर है। अगर मैं हूं तो हर चीज है, अगर मैं हूं तो आप हो, हर चीज है। अगर मैं हूं तो भगवान है, क्योंकि मेरे बिना ये प्लेस जो है एम्प्टी हो जाएगा और कोई भगवान के बारे में बता नहीं पाएगा। तो इसलिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। एक वो बहुत सुंदर गाना है, हमको मन की शक्ति देना, खुद की जय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो इसलिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। देखो, माँ बाप, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, डॉटर सन जो है, ज्यादा कुछ नहीं है, अनुभव है। आप अकेले आते हो, अकेले रहते हो, अकेले जाते हो। भगवान ना करे किसी की मृत्यु हो जाए, कितने दिन हम घर में रखते हैं? 1 दिन 2 दिन, उसके बाद जिंदगी चलती है। तो इसलिए हर बंदा जो है हमारे अपोजिट है, और अपोजिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विपरीत नहीं है, आपको कैसे पता लगेगा एक पिक्चर में कौन हीरो है, कौन जो है विलेन है? विलेन का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हीरो, क्योंकि विलेन को भी डायरेक्टर भगवान ने पैदा किया है और हीरो को भी भगवान ने पैदा किया है। तो माया के उसमें फंस के हम उसके अंदर जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जाके आप लोगों को मारिए, वो करिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप समझिए, आप देखिए कैसे आपको दूसरे के साथ जुड़ना है प्यार से, क्योंकि प्यार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्यार जब ठीक तरह से मैनिफेस्ट होता है तो वो कॉन्शियसनेस बन जाती है। अगर प्यार ठीक ढंग से मैनिफेस्ट नहीं होता है तो वो हेट बन जाता है। अब क्या है घृणा? क्या है घृणा? वो प्यार है जो मैं ले नहीं सकता, जो मुझे मिल नहीं सकता। जब प्यार गलत ढंग से पेश होता है तो वो घृणा बन जाती है। अब 100% घृणा जो है मृत्यु है, और 100% जो प्यार है वो मृत्यु है। तो वंस एक बारी जब आप अचेतन मन को चेतन करते हो तो आपके दिमाग में ये सारे जो सिंबलिज्म है वो कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाती है, आपके अंदर एक नई जागरूकता आती है, आपके अंदर एक नया जागरण आता है। तो तब जो है आप जिंदगी को कंप्लीटली देखते हो, उसको पूरी तरह से देखते हो उसको। क्योंकि देखो ना, हर जिंदगी जो है एक वेव है जो ऊपर जाती है नीचे आती है। इसका मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, और हर आदमी को अपनी जिंदगी जीने का हक है। लेकिन अगर आप वेव के ऊपर बैठे हुए हो तो आप सिर्फ उस वेव के उस पार्ट को ही, उस हिस्से को ही देख सकते हो, सारी वेव को नहीं देख सकते। आपको सेपरेट होना पड़ेगा अपनी जिंदगी की लहर से अपने आप को देखने के लिए। तो इसलिए हर चीज जो है, जो कंसेप्ट से आप जी रहे हो, वो कंसेप्ट शुरू होते हैं माँ से। माँ कहती है मैं, मेरा बच्चा ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। बाप कहता है मेरा बच्चा ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। अगर वो उस क्वालिटीज को पूरी करता है तो उसको पता है कि उसको प्यार मिलेगा, नहीं तो उसको रिजेक्शन मिलता है। अब जहां पे माँ का अनकंडीशनल लव होना चाहिए था वो वहां पे नहीं है। वहां पे कुछ भी आ सकता है, बीमारी आ सकती है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, अपनी सेक्स जेंडर कंफ्यूजन आ सकता है, बड़ी चीजें जो हैं उससे आगे खुल सकती हैं। तो इसलिए बंदा जो है जिंदगी में गलत चॉइस लेके अपनी सारी जिंदगी जो उसकी आत्मा अनुभव के लिए आई है, उसको अनुभव नहीं मिलता। तो लेकिन माँ बाप उसके लिए वो नहीं है।
ये बात है क्योंकि परेशानी ये है कि उसका दिमाग अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है माँ के पेट में, छोटा बच्चा है। कोई भी माँ बाप बुरे नहीं है, माँ बाप वही करते हैं जो बेस्ट है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि कोई भी माँ बाप बुरी नहीं है, क्योंकि विदाउट हर वी वुडंट बी हियर टुडे। हमारी माँ ने जन्म दिया, हमसे प्यार करती है, इसलिए हम यहाँ पे हैं। अब ये बात है, उसको ही शिक्षा नहीं है, उसको ही नहीं पता, तो वो वही करती है जो उसने सीखा है। सो हमेशा याद रखना, माँ बाप बिल्कुल बुरे नहीं है, बच्चा भी बुरा नहीं है। ये जो अनुभव जो आप ले रहे हो, अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करते हो तो आप उसी तरह के अनुभवों को अपनी जिंदगी में फिर से लेते जाओगे। या तो आपकी जिंदगी जो है एक मुश्किल बन के रह जाएगी, या फिर आपकी जिंदगी जो है एक आसान बन के रह जाएगी। तो इसी के साथ अतुल आपका धन्यवाद देना चाहूंगी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हमें बताया। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और मुझे इजाजत दी कि मैं अपने अनुभव जो है आपके साथ बांट सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने का मेरे साथ। तो अतुल, जाते जाते आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जो हमारे नए ऑथर्स हैं या जो इस लिखने की राह में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? कोई सजेशन उनके लिए देना चाहेंगे जिससे वो भी अपने पथ पर स्ट्रांगली आगे बढ़ सकें? नए ऑथर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि लिखिए। 15 मिनट जो है निकाल के रूटीन बना लीजिए कि मेरे को 15 मिनट रोज लिखना ही लिखना है। तो वो जो है जब लिखेंगे ना, तो पहले किताब आएगी, फिर दिल करेगा और लिखने का। अभी मेरी तीसरी किताब आ रही है, माई अनकॉन्शियस सेल्फ। मेरी दूसरी किताब अभी भी पहुंची है अमेजोन पे, द नीड फॉर डिजीज, एक बीमारी की आवश्यकता। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप एक लिखेंगे तो आपका फिर दिल करेगा और लिखने के लिए। तो रूटीन बनाइए, बेफिक्र लिखिए, फ्री होके लिखिए। रोज 10-15 मिनट जो है रूटीन बनाइए लिखने की। कुछ टाइम निकालिए, एक बार ही आपको रूटीन में हो गए तो अब आप बस लिखना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आपको बहुत जो है सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल इस मैसेज के लिए, और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना खूबसूरत, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज हमने एक बहुत खूबसूरत किताब द अनसीन विजडम ऑफ द अनबॉर्न के बारे में जाना, और जाना किस तरह से हमारी जो चेतना होती है हमारी माता के वॉम में ही विकसित होना शुरू हो जाती है, और किस तरह से ही हम सारी फीलिंग्स वहीं से लेकर आते हैं। आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आगे। आपसे फिर होगी मुलाकात मेरी कलम के एक और एपिसोड में एक और ऑथर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, और आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।